इन्फ्लेशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं जो कि इन्फ्लेशन से थोड़ा सा अलग है, तो उन पे बात करते हैं। वो कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जो इन्फ्लेशन से जुड़े हुए हैं लेकिन इन्फ्लेशन से थोड़ा सा अलग है, तो आइए उस पर बात करते हैं। पहला, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। डिफ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का उल्टा है डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होगा अगर इसकी इंग्लिश में अगर परिभाषा बात करें, परिभाषा की, यानी कि परसिस्टेंट डिक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ ऑल कमोडिटीज। इन्फ्लेशन परसिस्टेंट इंक्रीज की बात करता है, लेकिन डिफ्लेशन जो है परसिस्टेंट डिक्रीज की बात करेगा। परसिस्टेंट डिक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ ऑल कम्युनिटीज, डिक्रीज की बात करेगा, नीचे गिरने की बात करेगा। यानी कि निगेटिव जो इन्फ्लेशन है वो डिफ्लेशन कहलाएगी। डिफ्लेशन क्या है? निगेटिव इन्फ्लेशन आपकी डिफ्लेशन कहलाएगी। फिर अगला कंसेप्ट है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब रेट का बढ़ना, लेकिन अगर इन्फ्लेशन के रेट में कमी आएगी, अगर इन्फ्लेशन के दर में कमी आएगी तो वो होगा डिसइन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के रेट में जो कमी आएगी उसे, इन्फ्लेशन के रेट में कमी को कहेंगे हम डिसइन्फ्लेशन। मान लीजिए आज इन्फ्लेशन है 6% और 2 दिन बाद ये हो गई 4%, मतलब घट गई। तो ये जो घटा हुआ जो कमी आई वो कितनी? 2% की कमी आई। यही 2% जो हुआ वो डिसइन्फ्लेशन कहलाया। लेकिन ये कभी निगेटिव नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। अगर ये निगेटिव हो गया तो ये डिफ्लेशन हो जाएगा। तो यही डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में अंतर है। डिसइन्फ्लेशन निगेटिव नहीं होता और डिफ्लेशन जो होता है वो निगेटिव होता है। फिर तीसरा है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यू का मतलब होता है जो असमान है, जो समान नहीं है, उसको स्क्यू कहते हैं। तो स्क्यूफ्लेशन क्या है उसको देखते हैं। इसमें किसी एक उत्पाद के दाम काफी बढ़ जाते हैं, सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के दाम। जैसे साल 2013 में देश में प्याज के दाम बढ़ गए थे, और अभी 6 साल पहले 2016 में दालों के दाम काफी बढ़ गए थे, सिर्फ दाल पल्सेस के दाम बढ़ गए थे। तो ये है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूनेस का मतलब होता है इनइक्वालिटी, असमानता। असमान तरीके से कीमतों का बढ़ना स्क्यूफ्लेशन कहलाता है। मतलब एक उत्पाद का दाम काफी बढ़ रहा है और बाकी उत्पादों का दाम नहीं बढ़ रहा है, तो ये हुआ स्क्यूफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये काफी सुनने को मिलता है और इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं आपकी परीक्षा के लिए। दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। किससे मिलकर बना हुआ है? स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन। तो स्टैग्नेशन एक तरह से मंदी की तरफ इशारा करती है। स्टैग्नेट हो जाए आपकी इकोनॉमी और इकोनॉमी आपकी इन्फ्लेट भी हो रही हो, दोनों चीजें हो रही हैं। स्टैग्नेट का मतलब इकोनॉमी ठहरनी शुरू हो जाए और इन्फ्लेट भी हो रही हो, इन्फ्लेशन भी हो रही हो, तो ये दो गुण एक साथ होते हैं। अभी छोटी छोटी परीक्षाओं में बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं कि मंदी और मुद्रास्फीति एक साथ कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो स्टैग्फ्लेशन में देखने को मिलती है। इसमें पहले उत्पादन का स्तर एक स्तर तक आ जाएगा, उत्पादन एक स्तर तक, और फिर बढ़ेगा ही नहीं, यानी इकोनॉमी ठहर जाएगी। तो ये हुआ आपका स्टैग्फ्लेशन। स्टैग्फ्लेशन में सप्लाई कम होने के कारण डिमांड बढ़ जाती है और जो इन्फ्लेशन पैदा करता है, यानी कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट भी है और इकोनॉमी इन्फ्लेट भी कर रही है। इकोनॉमी में ठहराव की स्थितियां कब आती हैं? कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो इकोनॉमी में ठहराव की बातें करती हैं? पहला जो चरण है, जो शुरुआती चरण है, वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी की बात करता है। जो इकोनॉमी ठहर जाए, रुक जाए, और फिर इससे ज्यादा जब तीव्र होने लगे तो फिर उसको हम कहते हैं स्लो डाउन। उसको हम क्या कहते हैं? स्लो डाउन। जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी होगी इससे ज्यादा खतरनाक होगी, ज्यादा तीव्र होगी स्लो डाउन, मतलब जब अधिक ठहराव आ जाए।
और फिर तीसरा चरण क्या है, जब इससे भी ज्यादा बड़ी स्थिति आ जाए उसको कहते हैं रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है, इकोनॉमी स्लो डाउन से भी ज्यादा ठहर जाती है। और क्या होता है, इसमें लगातार 2 तिमाही में निगेटिव ग्रोथ आए तो उसे रिसेशन कहते हैं। और इससे भी बड़ा अधिक तीव्र स्थिति है डिप्रेशन का। डिप्रेशन में क्या होता है, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिसेशन है। ये रिसेशन का एक्सट्रीम चरम की स्थिति है। और ये कब आया था, एक ही बार आया है पूरी दुनिया में, 1930 के दशक में अमेरिकन इकोनॉमी में डिप्रेशन आया था। तो सबसे ज्यादा रिस्की इसमें कौन है, डिप्रेशन। सबसे खतरनाक इसमें कौन है, डिप्रेशन। और सबसे लीस्ट जो रिस्की कौन है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी अक्सर सुनने को मिलती है, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो रही है। और डिप्रेशन आज तक सिर्फ एक बार सुनने को मिला है। तो डिप्रेशन जो है मोस्ट रिस्की है, सबसे ज्यादा जोखिम इसमें होता है, सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान होता है। और जो लिस्ट कम जोखिम वाला स्टैग्नेशन है। तो जो तीव्रता अगर है, जो तीव्रता का क्रम है, सबसे जो इसमें जो कम तीव्र है वो कौन है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। फिर उससे ज्यादा जो इंटेंसिटी स्लो डाउन इकोनॉमी की है, और फिर उससे ज्यादा इंटेंस रिसेशन है, फिर डिप्रेशन है। तो इन चारों का क्रम याद रखिएगा आप लोग। रिफ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन जब सरकार स्टिमुलस देकर इकोनॉमी को प्रोत्साहित करे। सरकार कोई पैकेज लाए और पैकेज लाके इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने का काम करे, स्टिमुलस लाए। स्टिमुलस एक तरह के गाड़ी में फ्यूल की तरह होता है। जब फ्यूल देंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, यानी कि इकोनॉमी रुकी पड़ी हुई है तो सरकार जब उसमें स्टिमुलस देगी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि वस्तुओं के थोड़े दाम बढ़े ताकि लोगों को रोजगार बढ़े, उत्पादन ज्यादा मात्रा में हो। फिर सरकार क्या करती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाती है, टैक्स में छूट देती है। इन सारी चीजों से क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी और फिर इकोनॉमी चलनी शुरू हो जाएगी। आइए बात करते हैं